हमें सेरा लामा मठ तक पहुंचने में अधिक देर नहीं लगी, जहां भिक्षुगण हमारा इंतजार कर रहे थे। हम दोनों अपने अपने साथ एक एक पेटी लिए हुए घोड़ों से कूद पड़े और हमें मठाध्यक्ष उस तरफ ले गए जहां बूढ़ा आदमी अपनी पीठ पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा शीशे के रंग का था और जीवन काल टिमटिमाता हुआ लगभग समाप्त होने की ओर था। लामा मिंगेर डोंडियुक ने उबलता हुआ पानी मांगने को कहा, जो तैयार था। इसमें उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां डाली। जब मैं इसे हिला रहा था, लामा ने उस बूढ़े आदमी की, जिसके गिरने के फलस्वरूप खोपड़ी में हड्डी टूटी थी, परीक्षा की। हड्डी का एक टुकड़ा अंदर घुस गया था और मस्तिष्क के ऊपर दबाव डाल रहा था। द्रव पर्याप्त ठंडा हो गया। हमने बूढ़े आदमी के सिर को इससे पोंछा और मेरे शिक्षक ने इसमें से कुछ द्रव्य से उसके हाथों को साफ किया। अपनी पेटी में से तेज चाकू निकालकर शीघ्र ही मांस में यू आकार का ठीक हड्डी तक एक चीरा लगाया। थोड़ा सा रक्तस्राव हुआ। जड़ी बूटियों ने इसको रोका और ज्यादा जड़ी बूटियों का लोशन इसके ऊपर पहुंचा गया और मांस का लोथड़ा वापस पलट दिया और हड्डी पर से हटा दिया। बहुत कोमलता के साथ लामा मिंगेर डोंडियुक ने उस क्षेत्र की जांच की और पाया कि खोपड़ी की हड्डी अंदर घुस गई थी और खोपड़ी में सामान्य स्तर से नीचे लटक रही थी। शुरुआत करने से पहले उन्होंने तमाम उपकरणों को एक कटोरे में कीटाणुनाशक लोशन में डाला। अब उन्होंने कटोरे में से एक सिरे पर चपटी और चपटे वाले भाग में दांतों वाली चांदी की 2 छड़ें निकाली। अत्यधिक सावधानी के साथ उन्होंने दूसरी छड़ की सहायता से हड्डी को अच्छी तरह से पक्की पकड़ में ले लिया। आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता उन्होंने हड्डी की परत को बलपूर्वक खोला, सामान्य स्तर में, जिससे वह सामान्य स्तर के ठीक ऊपर आ गया था। उन्होंने इसे एक छड़ की सहायता से थोड़ा तिरछा किया और कहा, कटोरा मुझे दो लोब्सान। मैंने उसे पकड़ा, जिससे वह जो चीज चाहे ले सके, और उन्होंने चांदी की एक छोटी पच्चर जैसी तीली ली। इसे उन्होंने सामान्य खोपड़ी और टूटी हुई हड्डी के बीच दरार में दबाकर घुसा दिया, जो अब अपने स्तर से थोड़ा सा ऊपर था। धीरे से उन्होंने हड्डी को थोड़ा सा दबाया। वह थोड़ी सी हिली और उन्होंने उसे थोड़ा सा और दबा दिया। अब स्तर सामान्य था। अब ये जुड़ जाएंगे और चांदी निष्क्रिय धातु होने के कारण कोई परेशानी पैदा नहीं करेगी। उन्होंने उस जगह को जड़ी बूटी के और अधिक लोशन से साफ किया और मांस की पट्टी को, जो एक तरफ से जुड़ी हुई थी, वापस घोड़े की पूंछ के बालों को उबालकर उन्होंने उस पट्टी को सिल दिया और शल्य क्रिया के स्थान को एक जड़ी बूटी के लेप से ढककर उबाले हुए कपड़े से बांध दिया। बूढ़े मठाध्यक्ष का जीवन बल, चूंकि उसके दिमाग पर से दबाव हट गया था, बढ़ता जा रहा था। हमने उसे गद्दियों की सहायता से, जिससे वह अर्ध बैठक अवस्था में आ गया, मैंने ताजे उबाले हुए लोशन में उपकरणों को साफ किया, उबले हुए कपड़े के ऊपर रखकर उन्हें सुखाया और हर चीज को सावधानी पूर्वक पैक करके वापस दोनों पेटियों में रख दिया। इसके बाद जब मैं अपने हाथ को धो रहा था, बूढ़े आदमी की आंखें टिमटिमा कर खुली और उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरी जब उसने देखा कि लामा मिंगेर डोंडियुक उसके ऊपर झुके हुए हैं। मैं जानता था केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं, इसलिए मैंने अपने दिमाग से उच्च कोटि का संदेश
आपको भेजा था। अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है और मैं अपने शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे शिक्षक ने उसकी तरफ सावधानी से देखा और उत्तर दिया, आप इससे उबर जाएंगे, कुछ दिनों की ही तकलीफ है। 1 या 2 बार सिर दर्द होगा और जब ये समाप्त हो जाएगा आप अपने काम पर जा सकोगे। जब आप सो, कुछ दिनों के लिए किसी को अपने साथ रखना ताकि आप सीधे चित नहीं लेटो। 3-4 दिन के बाद आपको चिंता की कोई वजह नहीं होगी। मैं खिड़की की तरफ गया और बाहर देख रहा था। दूसरे बौद्ध मठों की हालत को देखना बहुत दिलचस्प लग रहा था। लामा मिंग्या डोंड्युक मेरे पास आए और बोले, तुमने तब बहुत अच्छा किया लोब्सांग, हम एक टीम बनाएंगे। अब मैं तुम्हें इस समाज की तरफ देखना चाहता हूँ। ये हमसे एकदम अलग प्रकार का है। हमने बूढ़े मठाध्यक्ष को एक लामा की देखभाल में छोड़ दिया और बाहर की ओर गलियारों में चले गए। ये स्थान चाकपोरे जितना साफ नहीं था और न ही यहाँ पर कोई कठोर अनुशासन था। भिक्षु अपनी इच्छा से आते जाते लग रहे थे। हमारे यहाँ की तुलना में मंदिर में कोई देखभाल नहीं थी और यहाँ तक कि सुगंधि भी कड़वी थी। लड़कों के समूह आंगन में खेल रहे थे। चाकपोरी में ये कठोर कार्यों में लगे होते। यहाँ वहाँ कहीं कोई बूढ़ा भिक्षु बैठा था और यदा कदा चक्रों को घुमा देता था, परंतु सफाई और अनुशासन का कोई काम नहीं था जिसको मैं औसत श्रेणी का कह सकूं। मेरे शिक्षक ने कहा, ठीक है लोब्सांग, क्या तुम यहाँ रुकना चाहोगे और इनका आसान सा जीवन जीना चाहोगे? नहीं, मैं नहीं। मेरा ख्याल है कि यह बहुत ही गिरे हुए इंसान हैं, मैंने कहा। वे हंसे। ये 7,000 हैं। इनमें से केवल कुछ ही हैं जो शोर करते हैं और शांत बहुमत का अपमान कराते हैं। हो सकता है, मैंने उत्तर दिया, परंतु यद्यपि वे इसे गुलाब की बाढ़ कहते हैं, मैं इसे ऐसा नहीं कहना चाहूंगा। उन्होंने मेरी तरफ एक मुस्कान के साथ देखा। मेरा ख्याल है तुम अकेले ही यहाँ अनुशासन लाने का काम कर सकते हो।